राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज है जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने डीआरडीओ मुख्यालय में किया उनकी प्रतिमा का अनावरण। पीएम बोले, डॉक्टर कलाम को याद करने में होता है गर्व महसूस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मामले में 26 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वीरभद्र सिंह को डीए केस में हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले जीतन राम मांझी ने की विवादित अपील। बोले, पहले मतदान फिर मदिरापान। धार्मिक भेदभाव के मामले में अमेरिका की जारी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी पर उठाए गए सवाल। रिपोर्ट में मंत्रियों के भेदभाव वाले बयान पर उठाए गए सवाल। दादरी और मैनपुरी हिंसा का बदला लेना चाहते हैं आतंकवादी। निशाने पर है उत्तर प्रदेश के कई अहम स्थान, हाई अलर्ट किया गया जारी। देश भर में सम्मान लौटा रहे लेखकों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया वार। कहा, लेखकों का अवार्ड लौटाना सरकार के खिलाफ कागजी बगावत है। और तेज गेंदबाज जहीर खान आज संन्यास कर सकते हैं ऐलान। भारत के सबसे कामयाब तेज गेंदबाजों में जहीर का किया जाता है शुमार। नमस्कार, जस खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे तेज गेंदबाज जहीर खान की। वो आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहीर खान। भारत के लिए 92 टेस्ट 200 वनडे खेल चुके हैं जहीर खान। चोट की वजह से जहीर का करियर रहा है यहाँ पर प्रभावित, और एक बड़ा यहाँ पर ऐलान वो कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे खेल विशेषज्ञ सुनील सलाथिया जुड़ चुके हैं। सुनील, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। जहीर खान के द्वारा एक संन्यास का ऐलान कर सकते हैं वो। जी, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भी मालूम चला था। अभी राजीव शुक्ला जी का ट्वीट हमने पढ़ा था, जिसपे उन्होंने उनको गुड लक करा था जहीर खान को लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट। तो उसी को पढ़ के थोड़ा सा अंदेशा आइडिया हुआ था कि जहीर खान शायद आज रिटायरमेंट के लिए अपना वो ऐलान कर सकते हैं। वो शायद ये खबर अब पुख्ता खबर है। जी सुनील, देखा जाए तो भारत के सबसे कामयाब तेज गेंदबाजों में शुमार हैं जहीर खान। देखिए, जहीर खान जरूर एक अच्छे गेंदबाजों में जो उनकी गिनती होनी चाहिए। कपिल देव के बाद शायद वही एक वाजिब फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 300 से ऊपर विकेट्स लिए थे। अगर देखा जाए तो 92 टेस्ट मैचेस में उनका रिकॉर्ड अच्छा था, 311 विकेट, और वो भी जिसमें से 32 के लगभग की उनकी औसत थी। इकोनॉमी रेट भी काफी अच्छा था, बट अच्छी 15 बार उन्होंने 5 विकेट। बिल्कुल सुनील, क्योंकि भारत के लिए 92 टेस्ट और 200 वनडे यहाँ पर खेल चुके हैं जहीर, लेकिन चोट की वजह से देखा जाए तो उनका करियर हमेशा से काफी प्रभावित रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चोट की वजह से काफी वो कभी इंजरी की वजह से काफी देर वो बाहर रहे थे। अदरवाइज उनका रिकॉर्ड और भी शानदार रिकॉर्ड होता, क्योंकि अगर आप देखें तो कुल मिला के वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 के लगभग विकेट ले चुके हैं, 593 टू बी प्रिसाइज, वनडे और टेस्ट मैचेस में मिला के। जहीर खान की जितनी एबिलिटी थी, जो स्विंग करते थे, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, बट शायद इंजरी की वजह से वो अपनी, जैसे कि अभी देखा आपने कि 92 टेस्ट मैचेस थे, शायद 100 से ऊपर वो टेस्ट मैच खेल चुके होते, और अगर वो फिट रहते, उनकी जो इंजरी प्रोन थे, अगर इंजरी ना होती तो उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा शानदार होता। जी चलिए, सुनील सलाथिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेज गेंदबाज जहीर खान एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहीर खान। संन्यास ले सकते हैं जहीर खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें याद करने पर गर्व होता है। पीएम ने कहा कि कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्र रत्न थे। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम चाहते थे कि उन्हें शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। उनका जीवन सबके लिए मार्गदर्शक है। पीएम ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने कभी भी अवसरों की तलाश नहीं की, बल्कि वो हमेशा चुनौतियों की तलाश करते रहे।
नरेंद्र मोदी ने और कहा कि कलाम के बाल और उनके अंदर का बालक दोनों ही बहुत जाने माने थे। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने कलाम के जन्म स्थान पर स्मारक बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। आने वाले दिनों में हमारे पास इनोवेशन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 800 मिलियन 35 से नीचे जनसंख्या जहां हो, 65% जनसंख्या 35 से नीचे हो। आज आईटी के कारण दुनिया में हमने अपनी जगह बना दी, उसका कारण इनोवेशन था। हम इनोवेशन को बल कैसे दें? हम कलाम साहब की हर जन्म जयंती पर डीआरडीओ में एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी हो, जिसमें यंग साइंटिस्ट हो, इनोवेशन करने वाले लोग हो, या जिनका साइंटिफिक टेम्पर का स्पार्क जिसके अंदर हो, ऐसे बच्चे हो। कभी स्कूल के बच्चों का 1 आध दिन कार्यक्रम, कभी इनोवेशन में लगे हुए 35 से नीचे यंग साइंटिस्ट, इनको बुलाकर के इन्हीं विषयों पर सेमिनार। हमेशा हमेशा कलाम साहब को याद करना मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना। यह हम एक परंपरा बना सकते हैं क्या? तो उनके जन्म जयंती को मनाने में हम एक नई जिम्मेवारी की ओर भी समाज को लेते चले जाएंगे, और वह उनके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया में अब भारत ने उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हम विश्व को क्या दे सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। उससे थोड़ा ऊपर जाके, थोड़ा हट करके। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां गौ हत्या मामले पर हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस मिला है। गौ हत्या पर कानून बनाए केंद्र सरकार, हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी की है। हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने का यहां वक्त दिया है। गौ हत्या पर देश भर में प्रतिबंध लगे, हाई कोर्ट ने नोटिस यहां केंद्र सरकार को दिया है। गौमांस के आयात निर्यात पर भी रोक लगे। आपको बता दें कि यहां पर गौ हत्या मामले पर हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें गौ हत्या पर कानून बनाए केंद्र सरकार। हाई कोर्ट ने इस नोटिस में कहा है, हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने का वक्त इस पूरे मामले पर दिया है। गौ हत्या पर देश भर में प्रतिबंध लगे, इस नोटिस में यह बात भी कही गई है हाई कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ गौमांस के आयात और निर्यात पर भी रोक लगाई जाए। आप बता दें कि गौ हत्या मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। पूरे देश में यह मामला काफी संगीन बना हुआ है, जिसको देखते हुए अब हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में गौ हत्या पर कानून बनाए केंद्र सरकार, साथ ही 3 महीने का वक्त यहां पर केंद्र सरकार को दिया गया हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से। गौमांस के आयात निर्यात पर भी रोक लगे और साथ ही गौ हत्या में देश भर में इस पे रोक लगाया जाए। हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है। गौमांस के आयात निर्यात पर भी रोक लगे। आपको बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है गौ हत्या मामले को लेकर, जिसमें गौ हत्या मामले को लेकर कानून बनाने की बात कही गई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने का वक्त दिया है इस पूरे मामले में। त्योहारी सीजन में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को थोड़ी राहत दी है। रेल मंत्रालय का निर्देश 3 छूटने के 4 घंटे पहले ट्रेन यहां पर चार्ट तैयार हो जाए। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोनल ऑफिसरों को जारी किया है यह निर्देश। अब तक रिजर्वेशन चार्ट गाड़ी छूटने के 2 घंटे पहले ही यहां तैयार हो पाते थे, लेकिन अब ये ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार हो जाएगा चार्ट। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को एक थोड़ी सी राहत देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां रेल मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, जिसमें ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले यहाँ पर अब चार्ट तैयार होकर मिलेगा।
क्योंकि इससे पहले रिजर्वेशन चार्ट गाड़ी छूटने के 2 घंटे पहले ही तैयार हो पाते थे, लेकिन अब ये यात्रियों को 4 घंटे पहले तैयार मिलेंगे। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोनल ऑफिसों को ये निर्देश जारी कर दिया है। अब यात्रियों को थोड़ी राहत मिलती जरूर नजर आएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। इस बार फिर मतदाताओं को अपने सुझाव के चलते वो विवादों में है। बिहार चुनाव के मद्देनजर मांझी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि पहले मतदान फिर मदिरापान। इसके पीछे मांझी ने आशंका जाहिर की है कि उनके समर्थकों को बेहोश करने के लिए विषैला पदार्थ पिलाया जा सकता है। गौरतलब है कि मांझी 2 सीटों गया के इमामगंज और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटें सुरक्षित हैं। दोनों ही सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है। मांझी ने अपने विरोधी उम्मीदवारों पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसा और शराब बांटने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के दिन विरोधियों के झांसे से बचने के लिए पहले मतदान करें फिर मदिरापान करें। इससे पहले भी मांझी कई बार अपने बयानों से विवादों में आ चुके हैं। एक बार मांझी ने कह दिया था कि दिन भर काम कर थके हारे लौटने के बाद थोड़ा पी लेने में कोई बुराई नहीं है। वहीं खुफिया विभाग की ओर से इंटरसेप्ट किए गए कुछ कोड से ये खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन अपनी स्लीपर सेल के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की योजना बना रहे हैं। सूचना के मुताबिक आतंकी संगठन दादरी में हुई हिंसा का बदला लेने के मकसद से ये साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूचना के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 5 पेज में इंटरसेप्ट किए गए संदेश में वीएचपी नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया पर हमले करने का भी जिक्र है। गुरदासपुर में अपने मंसूबों पर पूरी तरह से कामयाब न हो पाने के बाद अब आतंकी संगठन दादरी और मैनपुरी में हुई हिंसा का फायदा उठाकर त्योहार के मौके पर अशांति फैला सकते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, इसके चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकी पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ थे। बीते महीने पुलिस लाइन से ये भाग गए थे दोनों। और आपको बता दें कि आखिरकार सुरक्षा बलों के साथ डोडा में हुए मुठभेड़ में ये दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि डोडा में हुए सुरक्षा बलों के साथ 2 आतंकी यहाँ पर मारे गए हैं। ये दोनों ही आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ थे पहले और बीते महीने पुलिस लाइन से ये राइफल लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही लगातार इनकी तलाश हो रही थी और फिलहाल डोडा में मुठभेड़ में ये मारे गए। भारत में धर्म और सांप्रदायिकता को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी 2014 पर अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धर्म से प्रेरित हत्याएं, गिरफ्तारियां, दंगे और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई हैं और कुछ मामलों में पुलिस सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रही है। विदेश मंत्री जॉन केरी की ओर से जारी की गई सालाना रिपोर्ट के भारतीय खंड में विदेश विभाग ने कहा है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बयान दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्म से प्रेरित हत्याओं, गिरफ्तारियों, जबरन धर्मांतरण, सांप्रदायिक दंगों और व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के अधिकार को रोकने वाली कार्रवाइयों की सूचना मिली है। इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रही है। इसमें अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं भी शामिल हैं। वहीं पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट बम सामने आया है। पीएम विदेश घूमने में बिजी हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ये बयान दिया है, महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा ये है कि विदेश में घूमने जाना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट बम सामने आया है। पीएम विदेश घूमने में बिजी हैं, उनके लिए ये मुद्दा मायने नहीं रखता कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। एक बार फिर ट्वीट बम के जरिए पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। महंगाई के मुद्दे को लेकर ये निशाना साधा गया है दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने के सिलसिले को एक गढ़े हुए संकट पर सरकार के खिलाफ एक गढ़ी हुई कागजी बगावत करार दिया है। एक गढ़ी हुई क्रांति अन्य साधनों द्वारा राजनीति शीर्षक से किए गए एक फेसबुक पोस्ट में जेटली ने लिखा कि
कि दादरी में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य की पीट कर की गई हत्या बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सही सोच रखने वाला कोई भी इंसान ना तो इस घटना को सही ठहरा सकता है और ना ही इसे कम करके आंका जा सकता है। ऐसी घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। गौरतलब है कि दादरी कांड के बाद दर्जनों लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिए हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में असहनशीलता का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं जेटली ने सवालिया लहजे में लिखा है, ये सचमुच का विरोध है या गढ़ा हुआ विरोध है? क्या ये वैचारिक असहनशीलता का मामला नहीं है? कठिन हालात में नाबाद 92 रन बनाकर फॉर्म में लौटे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पारी के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 22 रन से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। T20 सीरीज और पहले वनडे में हार के बाद आलोचना के शिकार हुए धोनी ने पुरानी लय में खेलते हुए आज नाबाद 92 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 9 विकेट पर 247 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 43.4 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई। कप्तानी में जलवा दिखाने से पहले धोनी ने अपनी 86 गेंद की नाबाद पारी से आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मैदान के चारों स्ट्रोक्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के जड़े। कैप्टन कूल ने कुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर आखिरी 10 ओवरों में 82 रन बटोरे। एक समय भारत ने 40वें ओवर में 7 विकेट 165 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन हरभजन सिंह ने धोनी के साथ 56 रन की साझेदारी करके टीम को 200 रन के पार पहुंचाया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और हैं, चल लौटेंगे।